नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे और देखेंगे कि उनके सॉल्यूशन कैसे हैं। ठीक है। जैसे इसमें पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? पहले तो अभाज्य संख्या होती क्या है? तो हमने संख्या पद्धति का एक वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल से बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। संख्या पद्धति में जितने भी संख्या के परिवार हैं उन सभी के बारे में हमने डिटेल से परिभाषा और उदाहरण सहित बताया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के कैसे निकालते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें पहले नंबर पर दिया है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ उसके ऐसे फैक्टर जो किसी अन्य से विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी का गुणनखंड 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, या इस प्रकार से 11 आ रहा है, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो वो क्या कहलाता है? उसका अभाज्य गुणनखंड, जिसे किसी और से न तोड़ा जा सके। ठीक है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? या तो अगर छोटी संख्या है तो आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको 140 का क्या करें? सिंपल गुणनखंड करें। ठीक। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो 70 गुना 140 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35 गुना 70 होता है, फिर आपका 5 से काटेंगे तो 7 पच्चे 35 हो गया, फिर 7 से 1 के बाद मतलब जो आया। जैसे ये कौन सा नंबर था? प्रश्न नंबर 1 का पहला था। प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर था 140 के अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करने थे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए बच्चों? तो इसमें आगे कौन कौन आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या है इसके? तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। मतलब अब अगर 7 को तोड़ना चाहें तो और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, 2 को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो किसी और से विभाजित नहीं हो पा रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? यह 2 का गुणा 2 बार है, इसका पावर भी, इसका मतलब कि 2 के पावर में 2 और गुणे 5 और गुणे 7, ये क्या कहलाएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 और दूसरे पहले का था ये। जैसे दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा आपका दिया हुआ है 156, दूसरा दिया हुआ है 156। ठीक है। इसके भी क्या निकालने हैं? इसके भी अभाज्य गुणनखंड हमको बताने हैं कि बताइए अभाज्य गुणनखंड इसके कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए भी वही काम करेंगे जैसे इसको किए हैं। तो इसको ऐसा करेंगे देखिए तो आपको आसान लगेगा, लेकिन अगर सोच कर करेंगे कि इसका 2 से करें, फिर 4 से करें, फिर 5 से करें, तो ऐसा करने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक। तो हम लोग इसका करें 156 का। तो 156 का करेंगे गुणनखंड तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 से कटेगा तो 2 से 7 गुना 14, 8 गुना 16, फिर 2 से तो 2 तिया आपका 2 तिया 6 और 9 दुना 18। ठीक है। फिर किससे कट जाएगा? 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिकाई 9, और फिर किससे कट जाएगा? 13 से, 13 एकम 13। तो इसके कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आ गए? तो इसका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 1 और 13 के पावर में भी 1। ये भी क्या कहलाएगा? इसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है। आगे 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से आपको कौन से करने हैं? इसी प्रकार से आपको चौथा नंबर और 5वां नंबर करना है। चौथे नंबर में दिया हुआ है, सॉरी, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर में दिया है 3525, तीसरा तो आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं 3525, चौथा भी आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक। चौथा क्या है? 5005, 5005। अगर आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे तो ये भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है। 5वां नंबर है 7429। इन सभी को आपको भी करना है, 7429। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
इन तीनों को आप खुद करेंगे इसी प्रकार से जैसे हमने इसको बताया है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 1। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 2 में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणनफल एलसीएम। अब एलसीएम और एचसीएफ जब हमने नंबर सिस्टम बताया था उसमें भी थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ भी समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो हम क्या बता रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समाप वर्ग, और इसको क्या बोलते हैं महत्तम समाप वर्ग। ठीक है, तो इसका होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन सॉरी इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब सबसे बड़ा, इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा वह फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर हो जो उन सभी को विभाजित कर दे। उन सभी से विभाजित का मतलब है जिसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो। जैसे मान लीजिए दिया है 2 3 7, इसका आप बताइए एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा, ये जो 1 है ना यही सबसे बड़ी वह संख्या है जो 2 को भी विभाजित कर रही है, 3 को भी विभाजित कर रही है और 7 को भी विभाजित कर रही है। इससे बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एचसीएफ समझ में आया होगा। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा वह नंबर जो उन सभी संख्याओं से कट जाए। जैसे हम इन तीनों का अगर एलसीएम निकालने के लिए बोले तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1, इसका एचसीएफ क्या हो गया 1, और इसी का अगर एलसीएम निकालने के लिए बोले तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 3 6 और 6 7 42, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 42। तो इसका 42 एलसीएम क्या है, मतलब 42 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है। 42 सबसे छोटी, इससे बड़ी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी, लेकिन हमने क्या बोला लोवेस्ट, सबसे छोटा क्या हो गया 42 हो गया। तो सबसे छोटी 42 संख्या वह संख्या है जो 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 7 से कट रही है। इसका मतलब 2 3 7 का एलसीएम क्या होगा 42 होगा। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि वह संख्या उन सभी संख्याओं को काट दे। जैसे 1 इन सभी को काट रहा है, और एलसीएम जो है उसका मतलब क्या हुआ कि जो एलसीएम है इन सभी संख्याओं से कट जाए, उन सभी संख्याओं से कट जाए तो वह एलसीएम है, और वो उन सभी संख्याओं को काट दे वो इसका मतलब है कि वो क्या है एचसीएफ है। ठीक है, ठीक है, तो फिर प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, इससे पहले नंबर में दिया हुआ है 26 और 91। 26 और 91, तो 26 और 91 का हमको क्या बताना है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, सॉरी इसका क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे 26 का जैसे अभी हमने पिछले बार बताया कि इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ये छोटी संख्या है तो हम लोग इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये छोटी संख्या है तो इसका क्या कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे 26 किससे किससे हो सकता है, तो 26 हो सकता है आपका हाँ 2 गुणे 2 कर ही लेते हैं इसका 26 का, चलो 13 7 91 होगा और 13 गुना 26 हो जाएगा, होगा कितना ही 2 से हाँ कितना होगा 2 गुणे 13 इसको कर सकते हैं, और 91 को क्या कर सकते हैं 13 सत्ते 91 7 गुणे 13। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा अब इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है सबसे छोटा वह संख्या सॉरी सबसे बड़ा वह संख्या जो इन दोनों को क्या करे काट दे, सबसे बड़ा वह संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो देखिए 13 से भी कट रहा है ये भी, और 13 से 91 भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा
एचसीएफ क्या कहलाएगा 13। इसी प्रकार से एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उसमें कॉमन क्या क्या है जो जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 2 है, 7 है और 13 है। 2 दोनों में कॉमन है नहीं, 7 दोनों में कॉमन है नहीं, 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए 13 को एक बार लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आपका, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुना 14, 14 13 182, कितना आ गया 182। मतलब कि इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया 13 और इसका एलसीएम कितना निकल कर आया 182। ठीक, आगे प्रश्न में बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालिए, लेकिन इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। क्या हमने बताया कि आगे प्रश्न में बोला है कि आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकालने के बाद आप यह बताइए क्या इसका जो दोनों संख्याएं दी हैं उसका गुणनफल और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपस में बराबर है कि नहीं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके क्या आता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बच्चों, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर देखें तो क्या 26 गुणे 91 बराबर किसके एलसीएम क्या है एचसीएफ क्या है 13 गुणे एलसीएम क्या है 182। गुणा करके देखते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर आते हैं कि नहीं। तो जैसे 91 का गुणा किसमें करना है 26 में, तो 6 एकम 6 और 6 नया 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, तो कितना आ जाएगा 6 6 और 8 5 13 1 1 2। इसका कितना मान आ गया, इसका मान आ गया 2366, 2366। इसी प्रकार से इसका भी गुणा कर लेते हैं, 182 का गुणा किसमें करना है 13 में, तो 13 दूना 26 और 13 104 2 6, तो कितना हो जाएगा 106 और बच गया 10, 13 कम 13 10 23, तो कितना आ गया इसका भी 2366। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल करके और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो मान दोनों का क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको बन जाएगा। देखिए हम सभी प्रश्नों को समझा दे रहे हैं और एक एक उदाहरण बता दे रहे हैं, इसके बाद जो बच रहे हैं आप उसी के आधार पर अगला कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है। अब इसमें दूसरा तीसरा इसके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाँ इसके 3 दिए हुए हैं, तो आप दूसरा और तीसरा खुद से करें। ठीक इसी प्रकार से होगा, नियम सेम है, प्रक्रिया सेम है, इसलिए आपको तीनों को नहीं बता रहे हैं, एक को बता दे रहे हैं, बाकी को आप खुद से करिए। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 कहता है बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको इसमें सभी का बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। आप इसका डायरेक्ट एलसीएम ना निकालकर एक एक को निकालें, जैसे 12 15 क्या दिया है 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या दिया है 12 15 और 21, इन सबका क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका आपका 12 का। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 12 को क्या कर सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 क्या है 12 हो गया। इसी प्रकार से 15 का देखेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा 3 बचे 15। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो भी ऐसा ही आएगा। फिर 21 का क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो बच्चों इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके फैक्टर कौन कौन से आए 2 2 3
3 5 और इसके 3 और 7 आया। इसी प्रकार से हम लोग तो इसका एचसीएफ की जब गणना करेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, तो इसमें कॉमन 3 3 3, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। एलसीएम देखते हैं इसका क्या होगा, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें क्या कॉमन नहीं है इसको देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या निकल गया इसका आपका एच सी एफ, सॉरी एलसीएम। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। 420 इसका मतलब है कि एलसीएम कितना निकल कर आया आपका 420 और एचसीएफ कितना निकल कर आया 320। फिर से यहाँ से एक बार और बता दे रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है वह संख्या जो, जैसे मान लीजिए इसका एचसीएफ कितना आया 3, तो 3 वह संख्या है जो इन तीनों को क्या करेगा विभाजित कर देगा, यानी काट देगा। एलसीएम का मतलब क्या है कि एलसीएम वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, इन तीनों संख्याओं से कट जाए। आई बात समझ में। तो इसको एक बार कॉपी में लिखिएगा और एक बार फिर से एक बार समझिएगा। इसका गुणनखंड अगर आपको नहीं आ रहा है, जैसे बड़ी संख्या है छोटी संख्या है तो बन गया, अगर बड़ी संख्याएं हैं तो उसका बकायदे आप ऐसे करके क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे एक एक संख्या का। ठीक, तो उसका क्या निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करके सब में देखेंगे कॉमन क्या है, जो जो कॉमन है, अगर दो संख्याएं कॉमन है तो इसका गुणा करेंगे। मान लीजिए अगर इन सब में दो दो होता है तो 3 गुणे 2 कर देते हैं। ठीक, एलसीएम इस प्रकार से और एचसीएफ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको आप लिख ली। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ये तो रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो बाकी प्रश्न दिए हुए हैं इसी प्रकार से आप उसको भी करेंगे, दूसरा और तीसरा को। प्रश्न नंबर 4 दिया है, क्या दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है, हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई है। प्रश्न नंबर 4 संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, संख्याएं दी हुई हैं 306 और आपका 657, ये दो ठो संख्याएं दी हुई हैं और इसका क्या दिया हुआ है एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है 9, ज्ञात क्या करना है हमको, एलसीएम बताना है कि एलसीएम इसका क्या होगा। एलसीएम हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम क्या करना है हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसका। तो जैसे हमने एक फॉर्मूला पीछे बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर किसके हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो दो संख्याएं आपकी 306 गुणा किसका दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर क्या करना है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 और गुणे आपका एलसीएम नहीं दिया हुआ है, हमको क्या करना है एलसीएम को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 9 गुणा में इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, क्या मतलब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बट्टे 9। ठीक है, इस प्रकार से इसको आगे हल करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा एलसीएम का मान मिल जाएगा। काट कर देखते हैं क्या करता है ये 9 से, तो आपका 6 3 9, यानी ये भी 9 से कट जाएगा। विभाज्यता का नियम इसीलिए हमने पहले बताया था, देख लीजिए हमको विभाज्यता का नियम काम आ रहा है। हमने क्या देख लिया 6 3 9, 9 अगर योग में 9 आ रहा है तो 9 संख्या वह संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। आई बात समझ में, इसलिए आप विभाज्यता के वीडियो को भी एक बार देखिए कि विभाज्यता का नियम को कैसे करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 9 गुना 18 9 3 27 और बचा 3 हो गया 36 और 9 चौको कितना हो गया 36, क्या बच गया यहाँ पर 34 बच गया और गुणे 657 बच गया। ठीक है, और बट्टे में कुछ नहीं बचा, तो इसका गुणा करके देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 657 गुणे 34 गुणा करते हैं, 4 सते कितना होगा 28, हासिल 2 4 पंचे 20 और 20 2 22 2
चार पंचे 20, चार छाक 24, 24 दो 26, तीन का गुणा करते हैं, तीन सत्ते 21 की एक हासिल दो, तीन पच्चे 15 दो 17 हासिल एक, और तीन चार 18 एक 19, जोड़ते हैं यह आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 और 7 6 13, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा जो आपका वो आ जाएगा 22,384। इसका क्या होगा, एच एल एम क्या होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसका, तो इस प्रकार से बच्चों अगर किसी संख्या का एलसीएम दिया हुआ हो और वो दो संख्याएं दी हुई है तो हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके उल्टा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए एक संख्या नहीं दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ दिया, इसका मतलब है अगर चार में से कोई एक दिया हो, चार में से कोई भी, चार में से एक मतलब दो संख्या दी हुई है और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ इन चारों में से अगर कोई एक दिया कोई एक नहीं दिया है और तीन देकर हमसे उस एक का मान पूछ रहा है, तो हम लोग इस प्रकार से उसका मान निकाल सकते हैं। चाहे जैसे इसमें एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, किसी सवाल में एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ देगा, तो भी इसी के जैसे एग्जैक्ट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पहली संख्या दिया हुआ दूसरी संख्या न दिया हो तो क्या करेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो भी ऐसे इसी नियम से करके हम लोग उसको पहली संख्या को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या, प्रश्न नंबर 4 हो गया और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार पीछे वीडियो स्किप करके देखिएगा, वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं और प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और क्या दिया हुआ है, और सॉरी ये तो प्रश्न नंबर 6 हो गया, माफ कीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तो ये हमको जांच करना है कि जांच करके बताइए कि क्या 6 के पावर कोई प्राकृतिक संख्या लगाते हैं जो कहां पर जाकर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि 0 से समाप्त, अगर कोई संख्या 0 से समाप्त होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। हमने क्या बताया कि अगर कोई संख्या क्या होती है, 0 से समाप्त होती है, 0 से समाप्त होती है, ये इसमें देखिए विभाज्यता का नियम काम कर रहा है, विभाज्यता के नियम पर जो वीडियो बनाया है आप उसको एक बार जरूर देखिए। तो अगर 0 से कोई संख्या समाप्त हो रही है, इसका मतलब कि वह किससे किससे विभाजित होगी, इसका मतलब कि वह 2 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, और किससे विभाजित हो सकती है, 10 से भी विभाजित हो सकती है, या हम लोग 2 और 5 को लेते हैं। अगर 10 से विभाजित हो रही है, तो संख्या अगर 10 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब है कि वह 2 और 5 से भी विभाजित होगी। तो अगर 0 किसी संख्या से समाप्त हो रही है तो किससे किससे विभाजित होगी, 5 से और 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि क्या 6 के पावर n कोई संख्या लगाते हैं, 6 के पावर में कोई संख्या लगाते हैं, जैसे 6 के पावर में, 6 के पावर में n दिया हुआ है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 3 गुणे 2 के पावर n, यानी 3 गुना कितना होगा, 6 के पावर n। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर n और 2 के पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर n और
आपके इसका 2 के पावर 10, इसका भी एक फार्मूला होता है कि अगर कोई दो संख्या दी हुई है और दोनों के घात में समान है तो जब कोष्टक से बाहर निकलेंगे तो दोनों में एक एक घात सेम घात लग जाता है। ठीक है, इसलिए इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ये अभाज्य गुणनखंड आया है 3 और 5, सॉरी 3 और 2, क्या 3 और 2 में 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, लेकिन 10 से विभाजित करने के लिए क्या चाहिए हमको? 2 और 5 दोनों चाहिए। तो इस यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कि जो 6 के पावर n है इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब 5 नहीं आ रहा है तब क्या हो जाएगा? तब वह 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका, तो उसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 के पावर n जो है वह 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। और अगर किसी संख्या के समाप्ति पर 0 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी ही होगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि क्या यह 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं। तो अगर 0 पर समाप्त होती तब तो निश्चित रूप से 5 से विभाजित होती, लेकिन ये क्या कर रही है? 5 से विभाजित नहीं हो रही है। कहाँ से हमने पता लगाया? इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकाला तो उसमें 5 नहीं आता है, तो क्या क्या आ रहा है? 3 और 2, इसलिए वह 5 से विभाजित क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब 5 से विभाजित नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इसके अलावा क्या क्या आ रहा है? केवल इसमें 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं। क्या क्या? क्या इसके पावर में आप कुछ भी लगा दे, क्या आ जाएगा? इसके 2 गुणनखंड, इसके केवल 2 ही गुणनखंड। क्या क्या? 3 और 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं? 3 और 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं। अतः इसकी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः प्राकृतिक संख्या n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा खिचड़ी बन गया, एक बार और देखिए ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि कोई प्राकृतिक संख्या n है जिसमें 6 की पावर n है, और क्या बताना है कि हमको क्या यह 0 पर समाप्त हो रही है। अगर 0 पर समाप्त होती तो वह निश्चित रूप से 10 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजित जो संख्या होगी वह 2 से और 5 से दोनों से विभाजित होगी। तो हमने इसका 6 की पावर n का 2 अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो इसका 2 अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 3 और 2। 3 और 2 को देखते हैं, वेरी इजी, थोड़ा सा समझिएगा। 3 और 2 को देखते हैं, क्या 5 या 2 दोनों आ रहा है, तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि वह 10 से विभाजित नहीं हो पा रहा है। और 5 जब भी अगर लास्ट में कोई संख्या 0 आ रहा है तो वह हमेशा 5 से विभाजित हो ही जाएगी। तो जब 5 इसका अभाज्य 5 इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि वह 5 से विभाजित नहीं हो रही है, और 5 से विभाजित जो संख्या नहीं हो रही है उसमें उस संख्या में 0 नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, 2 और क्या 3। इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 पावर n अंक पर 0 से समाप्त नहीं होगा। ठीक है, एक बार देखिएगा इसको ध्यान से, इसके बाद आपको यह समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। अगर भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ये हमको पता लगाना है। प्रश्न नंबर 6 क्या क्या दिया हुआ है?
7 × 11 × 13 + 13 और क्या दिया हुआ है, और 7 × 6 × 8 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 + 5 क्या यह भाज्य संख्या है या नहीं है। तो ठीक, इसका हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं कि कैसे इसका होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, ये भी करके देखते हैं कि इसको कैसे पता लगाएंगे हम लोग कि यह भाज्य संख्या है या नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको 7 × 11 × 13 + 13 को इसमें देखेंगे, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक एक पक्ष ले लिया जाए, इसको दूसरा पक्ष ले लिया जाए, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13। तो 13 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7 × 11 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। ठीक है, क्या बच गया 7। 13 को बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया, देखिए इसमें से भी 13 बाहर निकल गया, इसमें से भी 13 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 7 × 11 और यहाँ पर क्या बच गया 1। ठीक है, आई बात समझ में। फिर आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 अंदर इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77 + 1। आगे देखिए क्या होता है 13 तो 77 गुणे 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 78। इसका मतलब है कि कितना हो गया ये 78। कितना हो गया 13 × 78। ठीक है, 13 × 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 78 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो 13 × 78 को लिख सकते हैं 13 × 6, 13 × 78 होता है। ठीक, क्या लिख सकते हैं 13 × 6, 13 × 6, तो 13 और 6 क्या है इसलिए। अब ये संख्याएं जो है, जो भी इसको गुणा और प्लस करने पर जो भी संख्याएं बनेगी वो संख्या क्या हो रही है, 13 से भी विभाजित हो रही है और 6 से भी विभाजित हो रही है और 1 से भी विभाजित हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या का 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, अतः यह कैसी संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। आप यहाँ पूछ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तो केवल 2 ही संख्या दिख रहा है, कौन कौन, यहाँ पर कौन कौन संख्या दिख रहा है, केवल 13 और 6 दिख रहा है। भाई 1 से भी तो सभी संख्या विभाजित हो रही है और वह स्वयं से भी तो संख्या विभाजित हो रही है। अगर इसको हल करने पर जो भी संख्या यहाँ पर आता है वह संख्या किससे किससे विभाजित हो रही है, 13 से भी, 6 से भी और 1 से ही। तो भाज्य और अभाज्य की संख्या की परिभाषा में भी हमने देखा था कि वहां पर भाज्य संख्या कैसी होती है, कब करते हैं उसे भाज्य संख्या और कब करते हैं उसे अभाज्य संख्या। तो आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा एक बार, तो भाज्य और अभाज्य भी समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 7 × 11 × 13 + 13 को क्या लिया, 13 दोनों में से कॉमन ले लिया। इसी प्रकार से इसको भी आप करेंगे। ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, ये +5 है, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, फिर इन सबका गुणा करके प्लस कर देंगे और देखेंगे उसके कितने गुणनखंड बन रहे हैं, मतलब कौन कौन सी संख्या से वह विभाजित हो जा रहा है। अगर 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। इसको एक बार आप देखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रश्न नंबर 7 कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक वृत्ताकार पथ किसी खेल के मैदान में
प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, और जो रवि है, क्या बोला है कि जो रवि है उसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट, 12 मिनट। और इसी प्रकार से सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और दोनों एक क्या करते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों एक ही स्थान से चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो बताना है कि हमें फिर से ये दोबारा उसी स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोला है कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ करते हैं। इसलिए 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जो 12 और 18 का एलसीएम आएगा वही उसका क्या निर्धारित करेगा कि वो कितने समय के बाद फिर से दोबारा मिल रहे हैं। 12 और 18 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होगा, और 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे वो हम पीछे सभी प्रश्नों में वही निकालना तो सीखे हैं अभी तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 12 का क्या होगा, इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 क्या 12। इस प्रकार से 18 का क्या होगा, 2 गुणे 3, 2 3 6 और 6 3 क्या होगा, 18। तो इसमें देखेंगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या बताया था एलसीएम कि दोनों में कॉमन जो देखेंगे उसको एक बार लेंगे, जो अलग अलग है उसको 2 बार लेंगे। इसका मतलब है इसमें 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। फिर आगे करिए, 2 दूना 4, 4 से 12 और 12 से 36। इसका मतलब ये 36 मिनट बाद फिर से दोबारा एक जगह पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये पुनः 36 मिनट बाद 36 मिनट अतः 36 मिनट बाद दोबारा पुनः मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था एक बार फिर से देख लीजिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ था। कोई खेल का मैदान था, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या था, पथ था। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सोनिया और कौन सा है, रवि। सोनिया और रवि एक ही दिशा से क्या कर रहे हैं, चलना प्रारंभ कर रहे हैं। और जो रवि था वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता था, और जो सोनिया थी वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती थी। तो हमें बताना था कि ये पुनः कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब एक दूसरे के बाद वो पुनः मिलेंगे, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकाले तो कितना आ गया, 36। मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिया। ठीक है, तो आप देखिए तो समझ में आएगा। धन्यवाद।